आज मैं कुंदन कुमार BSCV की अंग्रेज़ी की बुक है उसकी आज मैं मॉडर्न इंग्लिश की मैं चर्चा करूँगा, जिसमें ये मॉडर्न इंग्लिश का ये सेकेंड पार्ट वीडियो के रूप में मैं भी बनाने जा रहा हूँ इसको, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हो गया था कि कुछ अंग्रेज़ों लोग ने अंग्रेज़ी को पढ़ने में उनका विरोध किया, जिसे प्योरिस्ट कहा जाता है। लेकिन विदेशी शब्दों का जो अंग्रेज़ी भाषा में प्रवाह को रोकने में वो असफल रहे, इसकी चर्चा कल मैंने करा था। आज भी मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ से वर्ड 17th सेंचुरी में आया, इसकी चर्चा मैं भी करूंगा। जैसे लैटिन और ग्रीक से आने वाले वर्ड कुछ हैं: एडैप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर, वायरस। फ्रेंच वर्ड से आने वाले एलॉय, बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट। हिंदी लैंग्वेज से आने वाले गुरु, पंडित, सिपाही, सारी, ठग। अरबिक से आने वाले सुल्तान, शेख, अलजेब्रा वर्ड भी इसी से आया, अरबिक वर्ड से। हसीस। इटालियन से बालकोनी, बैलेट जिसका मतलब गुप्त मतदान, सोनेट जिसमें 14 लाइन्स की जो पोएम होती है, लॉटरी, फ्यूज़, मैकरनी। ये मैकरनी जो है वो क्या है? मैदा और पानी से बना एक प्रकार का इटालियन खाद्य पदार्थ है, उसको हम मैकरनी के नाम से जानते हैं। ये पुर्तगीज से कौन कौन से वर्ड आए हैं? बफलो, वरांदा, मार्मालेड, पैगोडा, एट्सेट्रा। पर्सियन से कौन कौन से वर्ड आए हैं? बाज़ार, कैरावन, सोफ़ा, शाह, दीवान, किस्मत। ये सारे वर्ड पर्सियन से आए हैं। स्पेनिश से कौन कौन वर्ड आए? बनाना, कॉकरोच, गिटार, पोटैटो, बैरिकेड। ये बैरिकेड क्या होता है? रक्षा या बाधा के लिए निकटतम उपलब्ध वस्तुओं से दीवार सी संरचना जो रोक के लिए बनाई जाती है, उसी को हम बैरिकेड कहते हैं। डच से कौन कौन से वर्ड आए हैं? नैपसैक, लैंडस्केप, फ्रॉलिक, स्लिम, ईज़ल। ये सारे वर्ड किससे आए हैं? डच से आए हैं। तुर्किश लैंग्वेज से कौन कौन से आए? कॉफ़ी, कियास, योगर्ट जिसको दही भी कहते हैं, कैफ्टन। इस प्रकार के सारे वर्ड किससे आए हैं? तुर्किश से। अफ्रीकन से कौन कौन से आए? तो टेक, एफर्थाइट, ये सारे वर्ड किससे आए? अफ्रीकन से आए हैं। नहीं, अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि जो मॉडर्न इंग्लिश की ग्रामर है उसकी कैसे इसकी चर्चा करता हूँ, देखता हूँ इसमें कि उसके बारे में क्या बताया जाता है। लाइक ग्रामर, अ सिग्निफिकेंट फैक्ट टू रिमेंबर इज दैट while the vocabulary of early modern English underwent rapid changes, the grammar remained fairly conservative. The grammar of this phase is marked more by survival of certain uses and features than by the introduction of new forms. सबसे मेन बात तो ये है याद रखने योग्य कि जबकि अंग्रेजी शब्द कोश में बहुत तेज़ी में परिवर्तन आए, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर वही पुरानी पद्धति पर बनी रही। इस काल का दिस ग्रामर ऑफ दिस फेज, इस काल का जो ग्रामर जो नए पहलुओं के व्यवहार में लाने के बजाय परंपराओं से ज़्यादा प्रभावित था। अब द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर was taking place in ways which didn't affect the basic structure of the language. खास करके इसमें अंग्रेजी व्याकरण का तो विकास हो रहा था, लेकिन इसने भाषा की जो मूल बनावट को थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। which didn't affect the basic structure of the language. लैंग्वेज की जो बेसिस स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया। Therefore, readers can read and interpret texts of this period without much difficulty. यही कारण है, therefore इसलिए यही कारण है कि इस काल के जितने भी सारे रीडर्स थे बिना बहुत कठिनाई के मूल पुस्तक को पढ़ एवं उसका अर्थ लगा सकते थे, और जिसकी चर्चा अभी आप जैसे देखेंगे बगैर कोई ख़ास डिफ़िकल्टी का उसकी आसानी से पढ़ना,
इसके टेक्स्ट की अच्छी खास इंटरप्रेट कर लेना, और ये आसानी से हो जा रहा था। अब देखते हैं कि वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इसमें अच्छे खासे जो लोग इस पीरियड के जो इनकी अच्छी खासी रचना कौन कौन लोग किए थे इसके बारे में देखता हूँ। एडवर्ड स्पेंसर, जिनकी एक रचना है फेरी क्वीन। जब मैं एडवर्ड स्पेंसर की बात करूँ, जिनका बॉर्न 1552 में लंदन में हुआ और इनकी डेथ 13 जनवरी 1599 लंदन यूके में हो गया। जिनकी रचना कौन? फेरी क्वीन। क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका जन्म 6 फरवरी 1564 को यूके में हुआ, इनकी डेथ 30 मई 1593 में यूके में ही हो गया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ट्रेजडी के रूप में जाने जाने वाली एक डॉक्टर फास्टस, जिनको क्रिस्टोफर मार्लो को हम किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं। फ्रांसिस बेकन, जिनका जन्म 22 जनवरी 1561 को हुआ और डेथ 9 अप्रैल 1626 को हो गया, और इनकी सबसे फेमस वर्क कौन है? एसेज है उस समय की। बेन जॉनसन, जिनका जन्म 11 जून 1572 को यूके में हुआ, इनकी डेथ 6 अगस्त 1637 यूके में हो गया, और इनकी जो वर्क है वो कौन है? वॉल्पॉन। शेक्सपियर जी बारे में तो कौन नहीं जानता इंग्लिश की दुनिया में, जिनकी बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल 1564 को हुआ और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1666 में हुआ। जिनकी सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क्स कौन कौन है? किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एट्सेट्रा, ये सारे के सारे वर्क शेक्सपियर के हैं। दूसरे की बात करूं कि द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग्स आल्सो हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। जो द बाइबल का जो प्रमाणिक संस्करण और शेक्सपियर की रचनाएं भी अंग्रेजी को सरलीकरण में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई, बहुत ही सहायता भी की। The above writers of the famous Elizabethan age, with their literary genius, transformed the language and brought about unprecedented creativity and inventiveness in its use. खास करके जितने भी सारे पुस्तक में जो दिए हुए ऊपर जितने भी सारे राइटर्स हैं, जितने भी सारे जो फेमस राइटर्स हैं, सारे किस समय के? एलिजाबेथन युग के समय के हैं, जिन्होंने साहित्यिक बुद्धिमत्ता द्वारा भाषा में परिवर्तन लाया और अपने व्यवहार में अपूर्ण उत्पादकता एवं आविष्कारिक शक्ति भी लाई। इन्वेंटिवनेस इन इट्स यूज, आविष्कारिक शक्ति भी लेकर इसमें आई। उस समय है ड्यूरिंग द 18th century, also known as the Augustan age, there is a strong sense of order and regulation in sharp contrast to the spirit of experiment and adventure of the previous 2 centuries। खास करके 18वीं शताब्दी को हम अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं, जो कि उस समय साहित्य में क्रम एवं व्यवस्था की जो प्रबल भावना, स्ट्रॉन्ग सेंस में प्रबल भावना थी, और इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द स्पिरिट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एडवेंचर ऑफ द प्रीवियस 2 centuries। और यह जो एज है वो 2 शताब्दियों से व्यवहार एवं साहस की भावना के विपरीत है। Contrast to the spirit of experiment and adventure of the previous 2 centuries. The needs of a dictionary and grammar was felt greatly during this period, so that spellings could be standardized and correct use of grammar would become possible. इसी काल में जो डिक्शनरी एवं व्याकरण की अधिक आवश्यकता का अनुभव किया गया, ऐसा इसलिए अनुभव किया गया ताकि शब्दों की जो हिज्जे थी, जो इसके स्पेलिंग उच्च स्तरीय की हो सके, कुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, उच्च कैटेगरी की हो सके, और उसका सही व्यवहार भी संभव हो सके। इस कारण इसका यूज इंसान डिक्शनरी और ग्रामर का यूज़ करना शुरू कर दिया। द ऑफन हियर्ड इडियम नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन प्रूव्ड टू बी करेक्ट। खास करके आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस कहावत को हमेशा उद्धृत किया भी जाता है और आप सुने भी हैं। In 1755, Dr. Samuel Johnson published a dictionary of the English language which contained over 40,000 words and their meanings. The work took 7 years to complete. 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी पब्लिश कराई
जो डिक्शनरी का नाम था डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लगभग 40,000 शब्द से भी ज़्यादा शब्द एवं उसके उन मीनिंग्स उसमें थे, जो कि द वर्क टुक 7 years टू कंप्लीट, और इसे कंप्लीट करने के लिए उसे कितने समय लगे, लगभग 7 साल उन्होंने लिया था। द second need was fulfilled by the 18th century grammarians. Some of the grammar books were, कहते हैं क्या खास करके इसके कुछ ऐसे बुक हैं जो कि 18th सेंचुरी ग्रामरियंस लोग जो उस समय के थे, उस समय के, जैसे कि विलियम लॉफ्टन 1734 प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग, जोसेफ प्रेस्टी के द्वारा लिखित 1761 में द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रॉबर्ट लॉथ 1762 में शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर, जेम्स बच्चन जो कि द ब्रिटिश ग्रामर, और लिंडले मुर्रे 1792 में इंग्लिश ग्रामर लिखे। These grammars had 3 main objectives. First, to codify the rules of English sentence structure. ये जो ग्रामर्स इसमें जो देख रहे हैं कि सबसे इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट था क्या कि इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को कोडिफाई करता हुआ रूल को तैयार करना। सेकेंड, द डिस्कस पॉइंट एंड डिसाइड केसेस ऑफ डिवाइडेड यूजेज, एंड फाइनली उसके बाद सेकेंड में काम क्या था कि जो इसके यूज़ को किस प्रकार से इसका करना है उसके बारे में डिसाइड करना और इसको पॉइंट आउट करना। टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर करेक्ट यूजेस, और उसके बाद सही यूज़ क्या है उसको यूज़ करने की, उसको प्रिस्क्राइब करना। द फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश वर स्ट्रेंथेन्ड बाय दिस। अब मैं इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड जो भी कुछ बच्चे हैं उसको फिर देखता हूँ। दिस मेथड्स, मेनी ऑफ द कन्वेंशंस नाउ एक्सेप्टेड इन प्रेजेंट डे ग्रामर वर ओरिजिनली स्टेटेड इन दिस बुक्स। इसके आज भी अभी बहुत सारे ऐसे परंपरा रिवाज आज भी इसको एक्सेप्ट किया गया इस प्रेजेंट डे में भी, जो ग्रामर अभी चल रहा है इसमें, खास करके ओरिजिनली स्टेटेड इन दिस बुक्स, खास करके जो इनका इस बुक में जो इसका ओरिजिनली जो स्टेटेड था इसके बारे में उन्होंने मुख्यतः इसका यूज़ किया। दूसरा, अब इस कंक्लूज़न में हम पहुंचते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश की आखिर कंक्लूज़न क्या क्या है। तो जो इसका निष्कर्ष क्या क्या निकला, द 18th सेंचुरी grammarians shared the spirit of the age to establish ordinary language after what they saw a chaotic period of expansion and experiment। अतः 18वीं शताब्दी के जितने भी सारे व्याकरण के विद्वानों ने इस मॉडर्न इंग्लिश युग की भावना को लाया, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने अंग्रेजी के विस्तार एवं व्यवहार की संकीर्ण भावनाओं को देखा था। They felt that grammar could be a means of preserving the language and considered their roles as authoritative, but there existed differences of opinion among writers and grammarians। खास करके आधुनिक काल के व्याकरण के विद्वानों ने ये अनुभव किया कि भाषा के बचाव के साधन को प्रिजर्विंग मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग द लैंग्वेज, भाषा के बचाव के साधन के रूप में एवं उनकी भूमिका को कंसिडर देयर रोल्स, उनकी भूमिका को प्रमाणिक बनाने हेतु व्याकरण की आवश्यकता है। यद्यपि केवल लेखकों व्याकरण विद्वानों के बीच मतभेद कायम रहे। और दिस स्टोरी अबाउट द चेंजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लार्जली टुक प्लेस विद इन द एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आयरिश। अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन, विकास, वृद्धि की कहानी मुख्य रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह के भीतर ही पाई गई, विद इन द एरिया कॉल्ड द ब्रिटिश आइल्स। इसके भीतर तो ब्रिटिश द्वीप समूह के भीतर ही पाई गई। आफ्टर द 18th सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टेड लिविंग द सोर्स ऑफ इंग्लैंड। खास करके 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के किनारे को छोड़कर आगे जाने लगी। स्टार्टेड लिविंग द सोर्स ऑफ इंग्लैंड। इट ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वाज सून टू बिकम अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जो बाद में चलकर इसी भाषा ने सभी देशों का भ्रमण किया
और शीघ्र ही विश्व भाषा का रूप धारण कर लिया। मेनी सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब इसके लिए अनेक सामाजिक राजनीतिक घटनाएं भी जिम्मेदार थी। दिस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड, यही आधुनिक अंग्रेजी सेकेंड की शुरुआत थी। द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन द 19th and 20th centuries इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी 19th और 20th सेंचुरी में अंग्रेजी के विस्तार एवं परिवर्तन का विवरण अगले पार्ट में किया जाता है, जो कि अगले पार्ट जब देखेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर बातें समझ में आएगी। उस तरह में क्या है कि जब यहाँ जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर भी कुछ इसकी चर्चा कर ही दिया जाए। जैसे कि बोलता है कि कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब कहता है क्या कि इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोचने वाली बात है कि आप पढ़े भी हैं तो उसमें पता भी हुआ कितने लैंग्वेजेस, 50, लगभग 50 की बात आ रही है। कहता है क्या कि ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश, कितने मेनली आपको प्यूरिस्ट्स जो अभी बताए भी थे कि प्यूरिस्ट लोग क्या करते थे, सोचते थे क्या कि इंग्लिश आगे ना बढ़े, जिन्हें प्यूरिस्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। द टू वर्क्स दैट हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर, कौन कौन, ग्रामर एंड डिक्शनरी। सबसे मेन उस समय भी ये भी बहुत ज़्यादा इसको इंग्लिश को प्रभावित भी किया। और डैश पब्लिश इन 1755। सोचने वाली बात है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अभी जस्ट ही पढ़ा है कुछ ही देर पहले, डॉक्टर SAMUEL, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन JOHNSON, कब क्या पब्लिश कराए, अ डिक्शनरी। कब, तो 1755 में। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको बना के खुद से देखिए, खुद से बन भी जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाते चलूँगा। और आज ये चैप्टर आपका मॉडर्न इंग्लिश का कंप्लीट खत्म हुआ। थैंक्स।